शायर फरियाद अजहर की बेहद मशहूर पंक्तियां हैं, आधा हुआ न कर्ज और वजूद खत्म हो गया, मैं जिंदगी को देते देते सूद खत्म हो गया। ये पंक्तियां हरियाणा के पंचकुला में चरितार्थ होती है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्य ने कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर ली। यह सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या जो मित्तल परिवार ने इतना भयावह कदम उठा लिया। देखें रिपोर्ट के जरिए। चश्मदीदों के मुताबिक कार सड़क पर खड़ी थी। मामला संदिग्ध लगा तो लोग करीब पहुंच गए और जब लोगों ने कार में देखा तो कार के हालात डरावने थे। 6 लोग बेसुध थे, उल्टी की बदबू आ रही थी। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स होश में था। उसे बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। सबको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन कोई बच नहीं सका। इस तरह प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी रीना, मां विमला, पिता देशराज, जुड़वा बेटियां हिमशिखा और दलिशा और बेटे हार्दिक की मौत हो गई। परिवार पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में रहता था। सभी लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में गए। कथा से लौटते वक्त उन्होंने खतरनाक कदम उठाया। गाड़ी से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें कर्ज के बोझ और दिवालिया होने की बात लिखी गई है। हाँ, एक बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, इसीलिए इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। पुलिस के मुताबिक प्रवीण मित्तल का परिवार करीब 7 से 8 महीनों तक देहरादून में किराए के मकान में रहता था, लेकिन फिर वे अचानक पंचकुला शिफ्ट हो गए। जिस गाड़ी में प्रवीण ने जहर खाया वो देहरादून के ही गंभीर सिंह नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिनके मुताबिक उनकी मुलाकात प्रवीण से एक एनजीओ के काम से हुई थी। प्रवीण चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम से एक एनजीओ चलाते थे। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और गंभीर सिंह ने अपने नाम पर गाड़ी फाइनेंस कराकर प्रवीण को दे दी थी। फिर वो गाड़ी लेके जाने लगे थे, फिर मेरे को स्मेल आई गाड़ी के अंदर से एकदम। मैंने को कहा रुक जाओ भैया 1 मिनट। मैंने टॉर्च जलाई गाड़ी की, देखा उन्होंने सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग कर रखी थी। मैंने कहा भैया ये ठीक नहीं है। मैंने कहा सारे आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। उन्होंने चाबी ले ली, गाड़ी से बाहर बुला लिया और अपने घर वाली साइड बिठा लिया उनको और पुलिस को फोन कर दिया। तो मैंने उनको हिला के देखा, बच्चों को, बच्चे बैठे होकर लेटा हुआ था, उनको हिला के देखा, हिला नहीं वो लड़का। मैंने कहा जी ये तो है नहीं। मैंने कहा तो बचे नहीं। मैंने कहा सारे के सारे पीछे देखा, पीछे भी सारे एक दूसरे को पलटे हुए थे। तो फिर पुलिस आई, इतने में वो बंदा भी नीचे गिर गया था। उसने कहा था भी 5 मिनट में, कह रहे मैं ही मर जाऊंगा कहते। वही बात हुई, वो 5 मिनट में नीचे गिर गया था। तो इतने में पुलिस आई और पुलिस उनको लेके जा चुकी। कुछ सामान पड़ा, रिसेंट खाना खा के हटे हैं कोई। अच्छा, और तब मरे हैं वो, ऐसा लग रहा था। नहीं पहले से क्या कुछ नहीं पता आज मेरे को, कुछ नहीं पता। तो क्या करते क्या थे प्रवीण जी? वो गाड़ी गुड़ी चलाया करते थे देहरादून में। पता नहीं मेरे को जन्म में बागेश्वर धाम कह रहे थे। ये पुलिस वाले कह रहे हैं पारिवारिक परेशानी हमारे से तो मतलब नहीं था जी। अच्छा, बाकी अपना था वो जो गया। लड़की थी पहले रहती थी, उसकी हेल्प कर दिया करते थे हम बस। परेशानी क्या था, परेशान तो थे ही वे। पैसा पूसा कहीं ले रखा होगा ब्याज बूझ पे। अब देखो हम तो जितनी हेल्प करनी थी उतनी हेल्प करते रहे। हमें तो 4 बजे पता लगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे हो गया। मैं फादर हूँ जी उसका। मुझे कुछ नहीं पता जी। मुझे तो ये भी नहीं पता कब आए वो, कब गए, कब आए, कब नहीं। मुझे तो सवेरे 4 बजे पुलिस आई बस। मुझे कुछ नहीं पता। हमने सबने एंजॉय किया, बट उन्होंने क्यों ऐसा किया। 2007 में जब वो यहाँ से रेनोवे हुए, उनको ऊपर लॉसेस था। 2013-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद, तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। बट उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली की दिक्कत नहीं बताई कि हाँ मैम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वो देहरादून में कैब चला रहे थे, अपनी प्राइवेट नंबर गाड़ी थी उनकी। तो काफ़ी टाइम से वो कैब चला रहे थे, अपना घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर रहे थे। सर ये 7 से 8 करोड़ का कर्जा था, बट कर्जे के चक्कर में नहीं हुआ क्योंकि उनका बैंक ने पोजीशन ले ली थी उनके फ्लैट पे, उनकी फैक्ट्री पोजीशन ले ली थी, उनके पास 3 गाड़ियाँ थी उस पर पोजीशन ले ली थी। तो उनको कोई किसी चीज़ का हरेसमेंट नहीं था। में उन्होंने अभी सरकारी स्कूल में 3 बच्चों का एडमिशन कराया था रिसेंटली में, जब पंचकुला शिफ्ट हुए। एडमिशन अभी ओपन होते उन्होंने 3 बच्चों का एडमिशन कराया। वो भी उन्होंने शादी में ही बताया कि हमने 3 बच्चों का सरकारी हॉस्पिटल में करा दिया। करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक मित्तल परिवार तंगहाली से गुजर रहा था। करोड़ों रुपए के कर्ज और कारोबार में घाटा सामूहिक खुदकुशी की वजह मानी जा रही थी। हालात ऐसे हो चुके थे कि परिवार को चंडीगढ़ छोड़ना पड़ा और देहरादून में गुमनामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। हालात नहीं सुधरे तो दोबारा हरियाणा लौटकर टैक्सी चलाकर परिवार चलाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कर्ज का बोझ परिवार के 7 सदस्यों के लिए काल बन गया।
कर्ज का बोझ कैसे खुदकुशी का कारण बनता जा रहा है, ये आपको दिखाए उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश दुनिया में साल दर साल आत्महत्या की संख्या को देखिए। देश में आत्महत्याओं के आंकड़े। एनसीआरबी के मुताबिक हर दिन औसतन 32 लोग आर्थिक तंगी के चलते कर रहे हैं आत्महत्या। देश में आत्महत्याओं के आंकड़े। साल 2018 में 1,34,516, साल 2019 में 1,39,123, साल 2020 में 1,53,052, साल 2021 में 1,64,033, साल 2022 में 1,70,924। साल दर साल बढ़ती आत्महत्या की वजह से विकसित भारत के सपने के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया में सालाना आत्महत्या का कलंक भारत पर है। आर्थिक रफ्तार के बीच आत्महत्या का बढ़ता ग्राफ रुकना ही चाहिए, वरना इकोनॉमी भले ही 4 बिलियन से 40 मिलियन तक क्यों न हो गए, विकसित भारत का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।